हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। दोस्तों, मन में बड़ा सारा डाउट है। सारे सीनियर सारे टीचर कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट सॉल्व करो, लेकिन मॉक टेस्ट सॉल्व करें तो बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर सही तरीका नहीं पता होगा तो सफलता में थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मॉक टेस्ट तो सॉल्व करना ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसकी एनालिसिस करनी है। जब तक आपको ये सही नहीं पता होगा तब तक सफलता थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। तो इन्हीं सारी बातों को जरा आज हम डिटेल में समझेंगे। अब देखो, आपके मन में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं कि भाई मॉक टेस्ट हम कहां से दें, कौन से मॉक टेस्ट दें, कितने मॉक टेस्ट दें। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं, देने को तो आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन सफलता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक मिनिमम तो होता है ना, इतना तो करना ही करना पड़ेगा। तो कम से कम उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब तीसरा प्रश्न लोग पूछते हैं, भाई फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डेली दें कि दिन में 4 दें कि हफ्ते में 1 दें। ये भी एक डाउट है, तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं किया तो फिर कोई फायदा है सच मॉक टेस्ट देने का है नहीं। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान देने के लिए आज का हम ये वीडियो लेके आए हैं। बारी बारी से बहुत साइंटिफिक तरीके से आपको बताऊंगा कि भाई हर चीज के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा किया जाए, और इस लॉजिक का बेस क्या है। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं या जिन्होंने 2 बार 3 बार अटेम्प्ट लगा के फिर सेलेक्ट हुए हैं, क्या गलतियां किया उन्होंने, उन सारे लोगों से हमने बात किया और उन बात करने का निचोड़ निकाला, और वो आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम यहां पे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, कौन से मॉक टेस्ट दें। तो देखो, एक बात समझो, आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे बड़ी चीज ये कि जो संस्था आपका एग्जामिनेशन ले रही है, हर एग्जाम लेने वाली संस्था का एक नेचर होता है पूछने का। जब तक आप उसको नहीं समझोगे, तैयारी थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। और धीरे धीरे अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सालों में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के नेचर में बड़ा परिवर्तन आया है। तो इस बात को जरा ढंग से समझना है, तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप स्टार्ट करो सीजीएल 2020 से, उसके बाद सीएचएसएल 2020 और सीपीओ 2020, तीनों के टीयर 1 की परीक्षाएं आपको सॉल्व करनी है। हर में लगभग 18 से 20 शिफ्टें हैं, सीपीओ में कुछ कम है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो 40 से 50 पेपर आपको यहां पर हो जाएंगे। और सिमिलरली उसके बाद आपको 2019 के पेपर देने हैं। अगर यहां तक आपका मामला सब बड़ा सही है, मतलब क्या, स्कोर अच्छा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर आप कोई अलग से पेड मॉक भी दे सकते हो। लेकिन कंडीशन है कि अगर यहां पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई अलग से करने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है कि इनको ऐसा नहीं कि किसी किताब से जाके दे रहे हो, क्योंकि परीक्षा में तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, सामने सिस्टम की स्क्रीन होगी, उस पर आपको पेपर देना है। तो भाई जिस कंडीशन में आपको पेपर देना है, प्रैक्टिस भी आपको उसी कंडीशन में करनी पड़ेगी। तो इनको आप ऑनलाइन दीजिए और यहां से देखिए कि आपका कैसा स्कोर आ रहा है। तो उम्मीद है कि कहां से पेपर देना है, आपके पास सीधा सा जवाब है, सबसे पहले इन्हीं पेपर को दीजिए। लगभग 80 से 100 पेपर के बीच में आपको यही मिल जाएंगे, और उसके बाद आप कहीं पर जाइएगा। तो दूसरा प्रश्न आता है कि कितने दे और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो देखो दोस्त, कितने दें ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। मतलब क्या कि भाई कितने पेपर देने चाहिए, वीकली दें, डेली दें, मंथ में 1 दें, कैसे करें। तो यहां पर मैंने 2 कंडीशन की बात की है। पहली स्थिति ये हो सकती है कि अगर आप बिगिनर हैं, अभी अभी तैयारी शुरू किया है 4-6 महीने से, हो सकता है कि आपका सिलेबस ना कंप्लीट हो, जो बहुत सारे बच्चों का ऐसी स्थिति होगी। और कुछ ऐसे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट है। तो अगर 2 स्थितियां अलग अलग हैं, तो इसका मतलब यह भी तो कंफर्म है कि दोनों की स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होनी चाहिए। तो जरा इत्मीनान से डिटेल में समझ लेते हैं कि दोनों स्थितियों में लिए हम क्या कर रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि अगर सिलेबस आपका कंप्लीटेड नहीं है, नॉट कंप्लीटेड, तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपकी प्रायोरिटी है कि सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो आप पर वीक आप कितने मॉक टेस्ट दो, आप वीक में 2 मॉक टेस्ट दो शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए जाएंगे, लेकिन शुरुआत में जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। और दूसरे भाई जिनका सिलेबस क्या है अपना
कंप्लीटेड है, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, तो फिर उनको वीक में कम से कम 5 से 7, हो सके तो 7 दो, दैट मींस डेली एक मॉक देना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो कम से कम भाई 5 तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यहां एक बात समझनी है, परीक्षा होगी तो कम से कम 30 दिन पहले तो आपको ये बात पता होगी कि भाई परीक्षा किस तारीख से है। जैसे नोटिफिकेशन में कह दिया गया कि अप्रैल में है परीक्षा, लेकिन अब 10 से है, 15 से है, 20 से हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता हो जाएगा कि 1 महीने बाद से परीक्षा है, जरूर आयोग इसको नोटिफाई कर देगा। तो जब 30 दिन बचे तो आप किसी भी कंडीशन में आपको डेली एक मॉक देना ही देना है। और मॉक को कैसे देना? वास्तविक परीक्षा की कंडीशन में। वास्तविक परीक्षा की कंडीशन का मतलब भाई फोन वोन बंद कर लो, कमरा बंद कर लो, और एकदम चेयर पे बैठ के सामने लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है उस कंडीशन को मेंटेन करिए और उन्हीं परिस्थितियों में पेपर दीजिए। क्योंकि इससे आपकी जो पेपर के देखकर बहुत सारा नर्वसनेस होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आप बहुत आराम से रियल एग्जामिनेशन के टाइम पे मैनेज कर पा रहे होगे। तो उम्मीद आपको पता है कि ये दोनों चीजें हो गई। और अगर 30 दिन पहले आपको डेली से एक एक पेपर देना है, स्टार्ट कर ही देना है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रखना है। अब ये अगला जो पॉइंट है, सेक्शन वाइज टाइम डिवीजन। इसके पहले ही डिस्क्लेमर बता रहा हूं कि भाई ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। हम अपने अनुभव और छात्रों के अनुभव के आधार पर आइडियल कंडीशन बता रहे हैं कि ऐसा होता है। लेकिन किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट अच्छा भी हो सकता है और कोई सब्जेक्ट वीक भी हो सकता है, तो ये टाइम चेंज करेगा। तो देखो दोस्त, परीक्षा में आते हैं 4 सब्जेक्ट। मैंने सबसे पहले बात की जीएस की। जीएस आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट में खत्म ही कर देना है। उसके बाद सेकंड, मैं सबके बारे में भी अभी डिटेल में बात करूंगा। सेकंड क्या है? सेकंड मैंने उठा ली अंग्रेजी, इंग्लिश, और इंग्लिश आपको 10 से 12 मिनट में पूरी करनी है। तीसरा बड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसमें अक्सर बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, रीजनिंग। अब रीजनिंग में आपको क्या करना है? रीजनिंग आपको कोशिश करनी है कि 12 से 14 मिनट में आपको रीजनिंग फिनिश करनी है। एंड सबसे लास्ट सेक्शन जो हमारा मैथ्स का सेक्शन है, वो आपको 25 से 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। जरा डिटेल में बात करते हैं। देखो दोस्त, होता क्या है, जीएस या तो आता है या नहीं आता, 2 ही स्थितियां हैं, तीसरी कोई स्थिति नहीं। तो यहां अगर आपकी पढ़ने की हैबिट है, जो कि आप जितने मॉक देंगे उसके हिसाब से बढ़ भी जाएगी, तो वहां पर आप बहुत तेजी से आता है या नहीं आता आप करके निकल गए। एक और चीज ध्यान देना है, कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो लगेगा यार पढ़ा तो था लेकिन हो नहीं पा रहा, तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करने की स्थिति में हो, तो उनको मार्क फॉर रिवीव करके आगे बढ़ जाओ कि बाद में हम देखेंगे इनको। अब दूसरी बात, अंग्रेजी 10 से 12 मिनट। तो देखो दोस्त, अंग्रेजी में 2 टाइप के एग्जैक्टली प्रश्न आते हैं। अगर मैं कहूं, या तो वोकैब आता है, एक ग्रामर आता है, तीसरा जो पार्ट है वो रीडिंग स्किल। तो वोकैब के लमसम 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, साइनो, एंटो, वन वर्ड्स एंड इडियम फ्रेजेस। वहां पर या तो आता है या नहीं आता, यही स्थिति है, तेजी से आपको करके निकल जाना है। फिर आपका आता है एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। वहां पर भी एक आध सेंटेंस को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई टाइम टेकिंग चीज नहीं आता, उसको भी आपको तेजी से खींचना है। और जो पार्ट आपका टाइम लेता है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको बढ़ाना है। अगर पैराजम्बल आ गया, टाइम टेकिंग लगती है, रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर क्लोज टेस्ट आ गया, अगेन रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। या आरसी आ गई तो भी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि इनके टाइम को आप धीरे धीरे भी कम करते जाओ, लेकिन आपको इस टाइम लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। और इस पूरे उसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि डाउटफुल है, तो वेट नहीं करना, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे आपको बढ़ जाना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको अलग से मार्क कर रहा हूं। ये क्या मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज खूब पढ़ा है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स खूब पढ़ा है, कोडिंग डिकोडिंग खूब पढ़ा है, एक आध क्वेश्चन ऐसा फंस गया, अब उसमें भिड़े पड़े हैं। दोस्त, एक बात समझना है, हर क्वेश्चन 2 ही नंबर दे रहा है। और अगर हर क्वेश्चन 2 ही नंबर दे रहा है, नहीं आ रहा वहां पर, अगर आपको लग रहा है कि भाई 30 सेकंड या 20, 25, 30 सेकंड में नहीं सॉल्व हो पा रहा है, स्किप इट। आपको लग रहा है
दोबारा हो जाएगा, मार्क फॉर रिवीव करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्सर बच्चे यहां पर गलती करते हैं, आपको इस सेक्शन को इससे ज्यादा टाइम में नहीं सॉल्व करना। और सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है दैट इज मैथमेटिक्स। मैंने लिखा 25 से 30 मिनट, लेकिन आपको मॉक के दौरान ये हैबिट डेवलप करनी है कि आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को देखते ही आइडेंटिफाई कर पाओ, या अपनी तैयारी के हिसाब से भी कि हाँ मुझे आता है और मैं इस प्रश्न को कर लूंगा। कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहा है देखने से, या डाइसी है कि उसके मेथड को लेकर डाउट है, आप लास्ट के लिए बचा के छोड़ो और तब जाकर आप उस प्रश्न को करिएगा। और अगेन एक बात कि ये हो सकता है किसी बच्चे की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो, रीजनिंग वीक हो, तो उसके लिए टाइम वेरी भी कर सकता है। तो ये अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देखिएगा, मैंने आपको आइडियलिस्टिक कंडीशन यहां पर बता दी है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, जरा इसमें डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो कर लिया, लेकिन दोस्त अगर एनालिसिस नहीं की ना तो कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट का, बस आप टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत सीख जाओगे। एनालिसिस ही आपका स्कोर बढ़ाता है। अब एनालिसिस में क्या करना है, तो दोस्त सबसे पहले मैं यहां पर मैथ सेक्शन की बात करूंगा। अब देखो मैथ सेक्शन में 3 ही टाइप की कंडीशन होंगी। एक तो वो क्वेश्चन होंगे जो आपने करेक्ट किए होंगे, एक वो क्वेश्चन होंगे जो आपके इनकरेक्ट होंगे, और एक वो क्वेश्चन होंगे जो आपने स्किप किए होंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चन में कोई ध्यान नहीं देता, पॉइंट आउट करके कह रहा हूं, इसमें कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आपको ध्यान देना है। देना क्या है, आपने सही तो किया है, लेकिन क्या आपने एवरेज उस क्वेश्चन करने का जो टाइम था उससे ज्यादा समय लिया है क्या? अगर लिया है, हो सकता है आपने कोई लॉन्ग मेथड अप्रोच किया हो, तो फिर आपको देखना है इसका शॉर्ट मेथड, कोई ट्रिक, कोई दूसरा अप्रोच इस क्वेश्चन को करने का है, तो उसको नोट डाउन करिए, उसको आप प्रॉपरली चेक करिए। इनकरेक्ट तो मतलब आप पूरे क्वेश्चन में एकदम ब्लैंक थे, आप गलत अप्रोच पे ही चले गए। ऐसे क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मान लो होता है कि कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूअसली गलत ही हो रहे हैं, इसका मतलब कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो उसको रिवाइज करिए। आप वीडियोस देख लीजिए, आप हमसे भी बता सकते हैं, आप अपने क्लास नोट्स देख लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करिए ताकि दोबारा वो क्वेश्चन गलत ना हो। और तीसरा, जो आपने स्किप किए, इनके बारे में तो कोई हवा ही नहीं लगी परीक्षा के दौरान, तो फिर इस पार्ट में तो इसका मतलब आप वीक हैं, और जो वीक है तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अगेन आप अपने क्लास नोट्स या वीडियोस कोई उनको फॉलो करिए, उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए और तब जाके आगे बढ़िए। तो ये आपकी मैथमेटिक्स सेक्शन की स्ट्रेटेजी हो गई। सेकेंड पार्ट में जिसमें बात करूंगा दैट इज जीएस। मैंने कहा जीएस में या तो आता है या नहीं आता। अगर आप प्रीवियस ईयर की मॉक दे रहे हो तो वहां करंट अफेयर्स थोड़ा सा वेरी करेगा, तो आपको अपडेट ही रखना है। लेकिन जैसे स्टैटिक सेक्शन में है, आपने देख रहे हैं कि यहां से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और हमसे नहीं हो रहा, तो आप उनको एक नोट डाउन, एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो अलग से एक जगह, ताकि दोबारा अगर आए तो आप आराम से कर लो। मान लो पॉलिटी का कोई सेक्शन आपसे फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन बार बार गलत हो जा रहे हैं, तो आप पूरा प्रॉपरली उससे रिलेटेड वीडियो और उसके थियरी पढ़ लो। तो अपने आइडेंटिफाई करो कि वीकर सेक्शन, उनको अलग अलग से पढ़ते जाओ। आगे एक और चीज, एक लाइन कहूंगा जो ब्रह्म वाक्य होगा पूरी इस एनालिसिस का, ठीक है। अब तीसरी बात आ जाती है दोस्त यहां पर अंग्रेजी। अब अंग्रेजी में देखो क्या है, अंग्रेजी में एक ही चीज है, वोकैब कुछ गलत हो रही है नोट डाउन करो, या जिस भी तरीके से आप रट सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि नोट डाउन करिए, वोकैब वाले सेक्शन को तो नोट डाउन करिए, उनके साइनो एंटो या उनके जो भी यूजेस हैं वो पढ़िए। और एरर वाले में हम ध्यान नहीं देते दोस्त। अगर कोई एरर आपसे नहीं आया या आपने गलत अप्रोच किया, तो फिर उस केस को, उसको नोट डाउन करिए किसी कॉपी में कि हाँ मैंने गलत किया था या मुझे नहीं आता, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते जाइए, ताकि उस तरह का कोई एरर भविष्य में आया तो आपसे गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से करना, और रीडिंग स्किल के डेली भी प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग और टाइम कंज्यूमिंग जो रीडिंग में जाती है वो कम होता जाए। और सबसे लास्ट में रीजनिंग एंड ट्रिकी पार्ट। रीजनिंग में अक्सर हम लोग क्या ले लेते हैं, अपने ईगो पे प्रश्न ले लेते हैं कि हमने तो सीरीज के 1000 क्वेश्चन किए थे, कैसे नहीं हो रहा। यही पर मामला गड़बड़ हो जाता है। मैंने कहा टाइम को लेकर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना है, मतलब 12 से 14 मिनट, दैट मींस ये मैक्सिमम है। और अगर आपको लगता भी है ना कि भाई हमसे तो होगा ही होगा, तो मैंने कहा अगर लग रहा है तुरंत नहीं हो रहा, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, बाद में देख लेंगे। लेकिन एक डाउट आएगा कि आज तक हमारे जीवन में तो बाद आया ही नहीं, हमारे लिए तो 1 घंटा
घंटा कम पड़ जाता है। ये आएगा प्रैक्टिस से कि आपको अपने फर्स्ट राउंड, ये प्रैक्टिस करोगे मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ के और फिर दोबारा उन तक पहुंचने का, कि आप 50 मिनट में फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। सेकेंड जो 10 मिनट होगा उसमें उन क्वेश्चंस पे जाइए जो मार्क फॉर रिव्यू आपने किए थे, वेदर इट इज जीएस और मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, और उन क्वेश्चंस को दोबारा जाके ट्राई करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर एनालिसिस करना है। उम्मीद है मैं अपनी बात कन्वे कर पाया हूं, और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को बहुत ईमानदारी से फॉलो किया तो यकीन जानिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सीजीएल टियर 1 क्वालिफाई, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करने से रोक ले। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में हम पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका सोल्यूशन देंगे। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।